नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ अजय प्रकाश। हमारे देश में जब भी कोई बड़ा हादसा होता है या कोई इवेंट होता है, तो हमारा नेशनल अटेंशन या नेशनल इंटरेस्ट बिल्कुल एक तरफा हो जाता है। हम लोग बार-बार वही बात सुनना चाहते हैं, उसी के बारे में रिपोर्ट्स भी आती हैं, टीवी भी वही दिखाता है, न्यूज़, मैगज़ीन्स, अखबार सब एक तरफा रिपोर्टिंग करते हैं और सोशल मीडिया भी एक ही बात दोहराता रहता है। ये एक सैचुरेशन सा हो जाता है, कई बार ये परेशानी भी होती है। अब पिछले 4-6 महीने से हमारे देश में केवल इलेक्शंस की ही बातें चल रही हैं। पहले इलेक्शंस हुए, उसके बाद रिजल्ट आया, फिर गवर्नमेंट कैसे बनेगी, फिर गवर्नमेंट बन गई, फिर लोकसभा का फॉर्मेशन हुआ, राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण हुआ, उस पर थैंक्स का मोशन चले जा रहा है, तो यही सब बातें चल रही हैं। अब इस सब के बीच में होता ये है कि अगर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर आए, तो हम सब उसको मिस कर जाते हैं, क्योंकि सारा मीडिया एक ही बात को दोहराने में लगा रहता है। इसीलिए आज से मैं एक नया सेगमेंट शुरू कर रहा हूँ जिसे मैंने प्रीमियम के नाम से लेबल किया है। अब इसका मकसद यही है कि जब काफ़ी शोर-शराबा हो रहा हो और कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आए, तो मैं उसको प्रीमियम सेगमेंट के द्वारा मैं आप तक पहुँचाऊँगा, जिससे आपको भी पता चल जाए कि इसमें कोई इम्पोर्टेंट बात कही जा रही है। तो प्रीमियम सेगमेंट के पहले एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूँ उस शो कॉज़ नोटिस की, जो सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने हिंडनबर्ग को दिया है 3-4 दिन पहले। अब ये शो कॉज़ नोटिस जो सेबी ने दिया है, ये थोड़ा-सा अचरज में भी डाल देता है, थोड़ा-सा चौंका देने वाला है। क्योंकि सेबी एकदम से पहली बात तो 1.5 साल बाद ये लोग जगे हैं और दूसरा आपने देखा होगा कि इधर-उधर कोटक महिंद्रा बैंक का भी नाम आने लगा है। तो आज के इस एपिसोड में मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि इस शो कॉज़ नोटिस जो सेबी ने हिंडनबर्ग को दिया है, उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है? कौन-कौन लोग इन्वॉल्व्ड हैं और क्या नई बातें बाहर उभर कर आई हैं? मैं पुरानी बातों पर इस एपिसोड में नहीं जाऊँगा कि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या आई थी और उसका फिर अडानी जी की कंपनियों के शेयर्स पर क्या प्रभाव हुआ जो गिर गए थे। वो सब बातें वो आपको नेट पर बहुत बढ़िया तरह से डॉक्यूमेंटेड मिल जाएँगी। इस गेम के पुराने खिलाड़ी तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। एक तरफ अडानी जी हैं, दुनिया के बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं, एक समय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। और दूसरी तरफ है हिंडनबर्ग रिसर्च यूएस बेस्ड एक कंपनी है जिसको के शॉर्ट सेलर बोला जाता है। शॉर्ट सेलर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा और बीच में सैंडविच्ड है एक तरह से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो वहां नहीं रह चाहते हुए भी एक तरह से फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी को बोला था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कि आप इन्वेस्टिगेट करिए। इन्होंने किया इन्वेस्टिगेशन, टाइम मांगते गए कि अभी समय और चाहिए और अगस्त में शायद पिछले साल एक रिपोर्ट आई लेकिन कुछ खास उससे बना नहीं। सेबी ने यही बोला कि हमारे सारे रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक ही काम हो रहा है और अडानी के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। सेबी ने जो शो कॉज नोटिस अब हिंडनबर्ग रिसर्च को दिया है, उसके बाद से कुछ नाम और निकल कर आए हैं। तो ये आप यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इन्हीं के बारे में आगे बात करूँगा। एक है किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी, ये भी एक यूएस की कंपनी है। फिर एक के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड क्लास एफ, ये मॉरिशस बेस्ड एक एंटिटी है जिसका ये फंड है और जिससे जो रिलेटेड है कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड से, इसलिए कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ पर नाम आना शुरू हो गया है। हालांकि सेबी ने डायरेक्टली कोटक महिंद्रा बैंक या कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड का नाम कहीं भी नहीं लिया है अपने शो कॉज नोटिस में, लेकिन उन्होंने रेफर किया है के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड को एक एक्रोनिम बनाकर KIOF। आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो चीजें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, केवल इंफॉर्मेशन के लिए, जिससे आगे चल के इस प्रोग्राम में जब मैं उन चीजों की बात करूं तो आपको समझने में आसानी हो जाए।
2 चीज़ों का मैं ज़िक्र यहाँ पर करूँगा, केवल इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिंडनबर्ग रिसर्च की, जो कि एक शॉर्ट सेलर है। तो शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और क्या ये हिंदुस्तान में लीगल है? जो लोग इस बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तो जस्ट प्लीज़ बेयर विद मी फॉर 2 मिनट्स, जिससे बाकी लोगों को मैं ये जल्दी से बता सकूँ। शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा-सा ट्रिकी है। यहाँ पर आप उन शेयर्स में ट्रेड करते हैं जो आपके नहीं होते हैं। यानी कि आप वो शेयर्स किसी से उधार लेते हैं, किसी ट्रेडर या ब्रोकर से। फिर आप एक फिक्स्ड पीरियड के लिए आप एक तरह की एक बेट लगाते हैं कि ये शेयर प्राइस गिरेगी और वो प्राइस पर आप उसे वापस खरीदेंगे उस पीरियड के बाद। और वो समय सीमा या फिक्स पीरियड जब खत्म होता है, तो आप वो शेयर वापस कर देते हैं, जिससे आपने बोरो किए हुए होते हैं और जो नेट प्राइस डिफरेंस है, वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। मैं आपको थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करता हूँ। एज़ एन एग्ज़ाम्पल, मैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के शेयर को शॉर्ट कर रहा हूँ। तो मैंने ये शेयर खरीद लिया 1990 का सुबह-सुबह, इंट्राडे पीरियड है, यानी कि शाम तक ये ट्रेड खत्म हो जाएगा। 50 शेयर भी खरीद लिए और मैंने सिस्टम में एंट्री कर दी कि मेरी टारगेट टारगेट प्राइस उस दिन 1950 है। यानी कि क्लोजिंग तक ये ₹40 ये शेयर गिर जाएगा। और अगर ऐसा ही हुआ, तो मैं इस ट्रेड में 40 इंटू 50 यानी कि ₹2000 बना लूँगा। ना शेयर्स मेरे थे, मैंने किसी से वो लिए, ट्रेड किया, उसकी प्राइस कम हुई, दोबारा से मैंने खरीद के उसको वापस कर दिया। ये मैंने बहुत ही सिंपल तरह से आपको शॉर्ट ट्रेड समझाया है, लेकिन असलियत में इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और ये बहुत ही रिस्की बिज़नेस होता है। शॉर्ट ट्रेड्स कई तरह के होते हैं, मैंने यहाँ से केवल इंट्राडे बताया है, लेकिन ओपन पोजीशन की कोई टाइम लिमिट नहीं है इंडिया में। आप इसको महीनों ओपन रख सकते हैं, आपको ऐसे सिस्टम में डिफाइन करना पड़ेगा। तो जितना आप लंबा रखेंगे, उतना ही रिस्क आपका बढ़ जाएगा। मैंने केवल यहाँ 50 शेयर दिखाए, लेकिन असलियत में लाखों शेयर लोग बोरो करते हैं और शॉर्टिंग करते हैं। ऐसा ही कुछ हिंडनबर्ग ने भी अडानी के शेयर्स को लेके किया था। दूसरा सवाल लोग अक्सर जो पूछते हैं कि क्या शॉर्ट सेलिंग लीगल है हिंदुस्तान में? तो जी हाँ, ये बिल्कुल ही लीगल है। सेबी की ये एक रेगुलेटेड प्रैक्टिस है और इसके रूल्स और रेगुलेशंस भी हैं। तो इसमें कोई इल्लीगल बात नहीं है। जो हिंडनबर्ग ने किया, वो एक लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही किया था। आप लोग बेयर ट्रेड के बारे में तो अच्छी तरह जानते होंगे। गिरते हुए शेयर की वैल्यू पर लोग पैसे बनाते हैं। हाई वैल्यू पर शेयर बेच देते हैं और जब वो नीचे गिरता है दोबारा खरीद लेते हैं। लेकिन शॉर्ट में आप एक तरह से अपने को कमिट कर देते हैं, आप बेट कर देते हैं और वो बेटिंग की वजह से अगर जैसा आपने बेट किया नहीं हुआ, तो आपको भारी नुकसान भी सहना पड़ता है। इसलिए शॉर्ट ट्रेड बहुत रिस्की होता है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च जैसी कंपनियों का यही काम है कि वो ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ खामी हो, कुछ गड़बड़ी हो और फिर वो एक पब्लिक डिस्क्लोजर कर देते हैं, जिससे उस कंपनी का सडनली शेयर गिर जाता है और गिरने से पहले हिंडनबर्ग वहां पे उस कंपनी के ऊपर एक शॉर्ट बेट लगा चुका होता है। तो इस वजह से ऐसा मानना है कि हिंडनबर्ग काफ़ी पैसा इसमें कमा लेता है। तो चलिए अब बात करते हैं शो कॉज़ नोटिस की, जो सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च को दिया है। हिंडनबर्ग ने अपना रिस्पॉन्स 1 जुलाई को पब्लिश किया है, जिसका लिंक आप यहाँ नीचे देख रहे हैं। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूँगा, आप पूरा आर्टिकल वहाँ से पढ़ सकते हैं। अडानी अपडेट आर रिस्पॉन्स टू इंडिया सिक्योरिटी रेगुलेटर सेबी। हिंडनबर्ग अपना रिस्पॉन्स शुरू करता है ये ईमेल की कॉपी दिखा के, जो जून 27 को उन्हें मिली थी सेबी के द्वारा, जिसमें शो कॉज नोटिस अटैच था। अब वो कई तरह की बातें करते हैं कि ये मेल सिक्योरिटी सिस्टम है जो सेबी का, उसने पकड़ लिया वगैरह, बट मेरे हिसाब से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। शो कॉज नोटिस डिलीवर हो गया था 27 जून को हिंडनबर्ग को। अपने ओपनिंग रिमार्क में हिंडनबर्ग कहते हैं, मैं यहाँ पे आपको हिंदी का ट्रांसलेशन करके बोल रहा हूँ,
आज हम इस संपूर्ण नोटिस को साझा कर रहे हैं स्पष्ट रूप से, क्योंकि हमें लगता है कि ये बकवास है, एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए गढ़ी गई है। भारत में सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को उजागर करने वालों को चुप कराने और डराने का प्रयास है। हिंडनबर्ग ने ये नोटिस स्लाइड शेयर पर ये अपलोड कर दिया है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। पहली चीज देखिए, ये नोटिस गया किस किस को है। हिंडनबर्ग रिसर्च, न्यूयॉर्क यूएसए। नेथन एंडरसन ये हिंडनबर्ग रिसर्च के सीईओ हैं, मालिक हैं। उसके बाद मार्क ई किंगडन, ये एक नोटिस गया है, ये भी यूएस न्यूयॉर्क में। किंगडन कैपिटल, ये भी यूएस का है। किंगडन ऑफशोर मास्टर फंड, ये केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड है ये कंपनी। केमन आइलैंड, थोड़ा सा जब एड्रेस आप देते हैं तो एक कान खड़े हो जाते हैं। और फिर के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड क्लास एफ, ये एड्रेस है मॉरिशस का। इन 6 लोगों को ये नोटिस गया है। कहीं पे भी यहाँ नाम कोटक महिंद्रा बैंक का नहीं आया है। शो कॉज नोटिस की वजह बिल्कुल क्लियरली लिखी गई है सब्जेक्ट में ही, कि ये ट्रेडिंग एक्टिविटी जो हुई है अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है उससे इमीडिएटली पहले और उसके पब्लिकेशन के बाद, उस बारे में ये इंफॉर्मेशन सेबी ने दी है। पहले पॉइंट में सेबी लिखता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट आई थी जनवरी 2023, यानी कि 24 जनवरी 2023, अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री, ये उस समय आई थी जब अदानी एंटरप्राइजेस की फ्लैगशिप एंटिटी अदानी ग्रुप की, उसका एफपीओ आया था 18 जनवरी 2023 को। इसी सब का इन्होंने यहाँ रेफरेंस दिया है। जब मैं ये शो कॉज नोटिस पढ़ रहा हूं तो एक बात खास करके ध्यान रखिएगा। सेबी एक भारत सरकार का उपक्रम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ऑटोनोमस बॉडी है। जरा लैंग्वेज पर ध्यान जरूर दीजिएगा। कहीं ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये अदानी एंटरप्राइजेज ने ये रिपोर्ट लिखी है, ये सेबी ने लिखी है। पॉइंट नंबर 2 में सेबी लिखता है कि ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो जनवरी 2023 में रिलीज की थी, उससे पहले ही शॉर्ट सेलिंग एक्टिविटी शुरू हो चुकी थी। रिपोर्ट आने के बाद तो अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर 59%, 59% गिर गए थे। फिर आगे पॉइंट में लिखा गया है कि ये डे वाइज अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड के शेयर वैल्यूज, उनकी कीमत दिखाई गई है, ओपन हाई लो क्लोज, और कितना घाटा सडनली अडानी जी को हो गया था, -59.19% 22 फरवरी 2023 तक। और फिर पहले इलस्ट्रेशन में ही अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का पूरा ग्राफ दिखा दिया सेबी ने। एक तरह की क्रोनोलॉजी यहाँ पर दिखा दी है। मेन एलिगेशन सेबी का पॉइंट नंबर 6 में लिखा है। सेबी कहता है कि इनिशियल एनालिसिस के बाद उन्हें पता चला है कि के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड लिमिटेड क्लास एफ, जो कि मॉरिशस में रजिस्टर्ड है, उन्होंने एक ट्रेडिंग अकाउंट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले खोल दिया था और एक शॉर्ट पोजीशन ओपन कर दी थी, जिसे जब रिपोर्ट आई है उसके बाद उन्होंने वो स्क्वायर ऑफ कर दिया, जिसमें लगभग 183.24 करोड़ इस कंपनी ने कमा लिया है। और फिर पॉइंट नंबर 10 में सेबी ने लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि हिंडनबर्ग ने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट शेयर की थी किंगडन कैपिटल को नवंबर 30, 2022 में। ये ड्राफ्ट रिपोर्ट सेबी के अनुसार लगभग वैसी थी जैसी कि फाइनल रिपोर्ट जो हिंडनबर्ग ने पब्लिश की थी जनवरी 2023 में। इसके अलावा सेबी कहता है कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ था हिंडनबर्ग और किंगडम कैपिटल के बीच में मई 26, 2021 को, जिसमें अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है तो उसका टोटल बेनिफिशियरी नेथन एंडरसन होंगे। थोड़ा सा किंगडम कैपिटल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए।
ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 1983 में, लेकिन कॉर्पोरेट बनी थी 1998 में। इसके मालिक हैं मार्क एलियट किंगडन, जो 50 सालों से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते आए हैं और 2023 में लगभग हाफ अ बिलियन डॉलर से ज्यादा के इनके पास क्लाइंट एसेट्स थे जिन्हें ये मैनेज करते हैं। और इंसिडेंटली मार्क एलियट किंगडन की पत्नी चाइनीज मूल की हैं और शायद आपने देखा होगा कल से ये बात उछाली जा रही है, खासकर राम जेठमलानी जी इसको लेकर लगे हुए हैं। वो कहीं से इनका चाइनीज कनेक्शन निकालना चाहते हैं और क्योंकि हिंडनबर्ग ने किंगडन कैपिटल के साथ अपनी रिपोर्ट एक साल पहले ही शेयर कर दी थी, सेबी का ऐसा मानना है कि किंगडन ने हिंडनबर्ग से ज्यादा पैसा इसमें कमाया है। तो अंत में फिर से वो फिगर पर आ जाते हैं जिससे मैंने शुरू किया था। इसमें पूरी कहानी यहीं पर दिख रही है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट छापी जिससे अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर्स 59% गिर गए थे और ऐसा माना जाता है कि हिंडनबर्ग ने एक शॉर्ट पोजीशन ली थी जिसमें पैसा बनाया था। लेकिन सेबी के अनुसार हिंडनबर्ग रिसर्च ने किंगडन कैपिटल को एक साल पहले ही ये बात बता दी थी। अब किंगडन कैपिटल डायरेक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट पर शॉर्ट पोजीशन नहीं कर सकता था। उसको अगर एक अकाउंट खोलना पड़ता तो एक साल से ऊपर लगना था। इसलिए वो एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहा था जिसके जरिए वो इंडियन स्टॉक मार्केट पर शॉर्ट पोजीशन ले सके और उन्होंने अप्रोच किया कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड को, जिनकी एक एंटिटी थी मॉरिशस में लिस्टेड के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड एफ क्लास। और इस कंपनी को धीरे 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 तो नहीं, काफी जल्दी में किंगडन कैपिटल ने खरीद लिया और के इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड के द्वारा उन्होंने अदानी पर शॉर्ट पोजीशन ली, जिससे ऐसा माना जाता है कि किंगडन कैपिटल ने 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाया हिंडनबर्ग के मुकाबले में। हिंडनबर्ग ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है और सेबी पर उनकी गतिविधियों को दबाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमारे विचार में सेबी ने अपनी जिम्मेदारी की उपेक्षा की है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे निवेशकों की रक्षा करने के बजाय धोखाधड़ी करने वालों की रक्षा करने के लिए अधिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कोटक को अपने नोटिस से बाहर रखने के लिए सेबी की आलोचना की और संकेत दिया कि वह प्रभावशाली भारतीय व्यापारियों को जांच से बचाने का एक और प्रयास कर रहे हैं। उधर कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल ने ये कहा है कि कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल और केआईओएफ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हिंडनबर्ग कभी भी फर्म का ग्राहक नहीं रहे और ना ही वे कभी फंड में निवेशक रहे हैं। उधर सेबी ने हिंडनबर्ग के खंडन पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने या कारण बताओ आदेश की प्रामाणिकता की पुष्टि करने से परहेज किया है। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रतिनिधियों ने भी इस समय टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है। तो प्रश्न बहुत सारे बनते जा रहे हैं। सेबी 1.5 साल बाद क्यों जागा? सेबी की शो कॉज नोटिस की जो लैंग्वेज है वो ऐसी नहीं लगती कि वो सरकार ने लिखी है। वो ऐसी लगती है किसी और ने ये रिपोर्ट लिख के सेबी को दी है और सेबी ने वो शो कॉज नोटिस आगे फॉरवर्ड कर दिया है। अभी ये भी क्लियर नहीं है कि सेबी आगे क्या करेगा या क्या कर सकता है। पहले भी वो हिंडनबर्ग के खिलाफ कुछ कर नहीं पाया है क्योंकि हिंडनबर्ग या अन्य एजेंसियां यूएस में रजिस्टर्ड हैं, जहां के लॉज बहुत ही ज्यादा अलग हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद। अगले बार फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।